हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीबीएसई क्लास 10th का लेटेस्ट सैम्पल पेपर करेंगे टर्म 2 का 2022। इस सैम्पल पेपर में आपके 14 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड हैं, ए बी एंड सी। सारे क्वेश्चंस करने आपको कंपलसरी हैं। 14 क्वेश्चंस करने हैं आपको। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसका मतलब है कि ये 12 मार्क्स का 12 नंबर का आपका सेक्शन ए हो गया है। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है, यानी कि और करके क्वेश्चंस गिवन होंगे, उन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के। इसका मतलब ये भी हमारा 12 नंबर का हो गया है। इंटरनल चॉइस उसमें भी दी हुई है क्वेश्चंस में। जिस क्वेश्चन में और में गिवन होगा उसमें से आपको एक करना है। सेक्शन सी कंप्राइजेज ऑफ 4 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस हैं ऑफ 4 मार्क्स ईच। इसका मतलब है वो 16 नंबर का हो गया, 16 मार्क्स का। इंटरनल चॉइस उसमें भी गिवन है एक क्वेश्चन में। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और सेक्शन सी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए हम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15. Question number 1. A25 minus A15 की वैल्यू हमें निकालनी है, और AP हमें गिवन है 6, 9, 12, 15। ये हमें AP गिवन है। इसका मतलब है इसमें आपका A हो गया 6 और D हो गया हमारा 9 माइनस 6, 3। अब हम AP देख लेंगे। A25 माइनस A15। A25 आपका हो जाएगा A प्लस 24D माइनस A15 आपका हो जाएगा A प्लस 14D। A प्लस 24D माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, A माइनस 14D। A से A आपका कैंसिल। 24D में से 14D माइनस कर दीजिए, 10D। D की वैल्यू आपको पता है 3, 30। इसका मतलब है आपका A25 माइनस A15 की वैल्यू 30 आ गई है। ये आपका फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया है। इसमें चॉइस गिवन है और है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम इसको करते रहेंगे। 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। इस क्वेश्चन का ऊपर वाले क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें हमें AP नहीं गिवन है। A7 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 6D। A5 की वैल्यू हो गई A प्लस 4D। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। इसलिए हम यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6D आ जाएगा। A5 निकालने के लिए यहाँ हम 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 4D हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। A की टर्म्स एक तरफ, सारी टर्म्स इधर ले आइए, इक्वल्स टू 0। यहाँ आपका हो जाएगा 2A प्लस 22D इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन, A प्लस 11D इक्वल्स टू 0। 2 साइड चला गया तो आपका आ गया A प्लस 11D इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब आपकी 12th टर्म क्या होगी? A12। A12 का अगर आप फॉर्मूला डालते हैं तो A प्लस 11D, और A प्लस 11D की वैल्यू अभी आपके पास आई है 0। इसका मतलब हो गया हमारा A12 की वैल्यू भी 0 हो गई।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जो कि 2 मार्क्स का है। दोनों में से एक आपको करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the quadratic equation mx 5x minus 6 equals to 0 has 2 equal roots। सेकेंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स है हमारा। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है mx 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक एरर है, एक गलत दिया हुआ है, मिसप्रिंट है हमारा। पूरा क्वेश्चन है हमारा +9 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल रूट्स हमारे तभी होते हैं जब d इक्वल्स टू 0 होता है। d की वैल्यू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b², अगर आप इसको अपने इक्वेशन को पहले आप अपना जो हमें गिवन है इक्वेशन, इसको हम खोल लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5m x² माइनस 6m x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लीजिए। हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 5m, यहाँ से कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू माइनस 6m एंड c इक्वल्स टू 9। ये सारी वैल्यूज हम अपनी d में डाल देंगे। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b² माइनस 6m, वैल्यू डाल दीजिए, माइनस 4, a की वैल्यू 5m, c की वैल्यू 9 इक्वल्स टू 0। 36m², 4 5 20 इंटू 9 180m इक्वल्स टू 0। 36m आपका कॉमन आ गया है इसमें। m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 36m इक्वल्स टू 0, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 5। m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर हम m की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये पूरी चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। 9 इक्वल्स टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 0 और 9 कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो m की वैल्यू 5 इज द आंसर। क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ पॉइंट P, two tangents PA and PB are drawn to a circle COR। डायग्राम इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक सर्कल गिवन है। इसका सेंटर O है और P पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स आ रही हैं। ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही गिवन है डायग्राम। ये रेडियस गिवन है, ए है, ये बी है एंड दिस इज 2r। फ्रॉम अ पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स, P पॉइंट से 2 टेंजेंट्स PA एंड PB, 2 टेंजेंट्स गिवन है फ्रॉम टू अ सर्कल COR। मतलब O इसका सेंटर है, R रेडियस है। इफ OP इक्वल्स टू 2r, OP 2r गिवन है, देन फाइंड एंगल APB, हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB, और ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, ये भी हमें बताना है। तो इसके लिए देखिए OA हमें गिवन है R, OP गिवन है 2R। सर्कल और टेंजेंट्स की आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि जब भी सर्कल पे कोई भी टेंजेंट आती है
तो वो रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे OPA ट्राइंगल को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। 90 डिग्री के सामने वाला आपका 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसमें अगर आपने इसको थीटा मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपकी साइन थीटा की वैल्यू लग जाएगी R/2R। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज R/2R, R से R कैंसिल, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, 1/2 साइन थीटा कब होता है, साइन 30 पे। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 30 डिग्री, यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री। जब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये वाला ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे तो दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल्स, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। एंगल APB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ थीटा, 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हमें एक चीज़ तो इसमें निकल गई है हमारी, जो इन्हें निकालना था APB। अब हमें बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज APB। अब हमें ये वाला ट्राइंगल बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो किसी भी सर्कल पे जो दो टेंजेंट्स आती हैं वो इक्वल होती हैं, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, तो इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर हमने इसको x माना है तो इस वाले एंगल को भी हम x मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल APB एंगल सम प्रॉपर्टीज से ये भी आप लिख दीजिए कि PAB इक्वल्स टू एंगल PBA इक्वल्स टू x, सिंस PA इक्वल्स टू PB। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो आपका x आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। अब ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री था, ये भी 60 आ गया, ये भी 60 आ गया। किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स आपके इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता है। तो ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो दोनों चीज़ें आपकी पता चल गई। आपका यहाँ पे थीटा भी पता चल गया, हमारा 60 डिग्री था, ये पूरा एंगल APB भी 60 डिग्री था, और ये वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height। बहुत आसान क्वेश्चन है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, हमें उसकी हाइट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस गिवन है 56 सेंटीमीटर, हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला डाल के देखते हैं हम लोग। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πRL, वैल्यूज डाल दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 56, एल भी हमें नहीं पता, एल आ गया, ऐसे ही रख देंगे।
यहाँ से हम पहले L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 7 8 56 आपका कट गया। L इक्वल्स टू 1 2 3 2 0 22 इंटू 8, इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। अब L पता है, R पता है, यहाँ से हमारा H निकलेगा। L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R की वैल्यू आपको पता है 56, H आपको पता है 70, सॉरी H हमें निकालना है, H हम ऐसे ही रखेंगे H स्क्वायर। L की वैल्यू पता है हमें 70 का स्क्वायर 70, तो अंडर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। 70 का स्क्वायर इक्वल्स टू 56 का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 70 के स्क्वायर में से 4900 माइनस 56 का स्क्वायर 3136, H स्क्वायर इक्वल्स टू 1764। 1764 का आप स्क्वायर रूट निकालना है। 1764 लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1764 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 4 4 ज़ा 16, 164, यहाँ आ गया आपका 16 8 2 ज़ा 164, तो H की वैल्यू आ गई आपकी 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. While printing the data, a blank was left. यहाँ पे इस क्वेश्चन में ब्लैंक गिवन है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। हमें इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मॉडल मार्क्स उन्होंने निकाले हुए हैं 45, यानी कि इन्होंने मोड निकाला हुआ है क्वेश्चन में 45। ऑलरेडी गिवन है मोड, हमें इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले मैं आपको मोड का फॉर्मूला बता देती हूँ। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L हमारी इन्होंने गिवन हमें कर रखी है 45, मोड दे रखा है, मोड हमें पता है 45। अगर मोड गिवन है तो मॉडल क्लास हमारी हो गई इसमें 40 to 60 मॉडल क्लास। अब जो मॉडल क्लास के सामने वाली हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा बन गया F1, इसके ऊपर वाला F0 और इसके नीचे वाला F2। H हमारा होता है दोनों क्लास इंटरवल्स के बीच का साइज। तो हम सारी वैल्यूज इसमें लिख के बताती हूँ मैं आपको। L हमारा है 40 to 60 है, तो लोअर लिमिट हमारा L हो गया। F1 F0 10, F2 हमारा 6 और H की वैल्यू हो गई हमारी 20। 60 माइनस 40 20, सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में डाल देंगे अपनी मोड के फॉर्मूले में। मोड हमारा गिवन है 45, L की वैल्यू आपको पता है 40 प्लस F1 F है माइनस F0 10 अपॉन 2F1 F माइनस F0 की वैल्यू 10 माइनस F2 6 इंटू H 20।
सॉल्व करेंगे 45 माइनस 40, इस 40 को इस साइड ले जाइए, इक्वल्स टू f माइनस 10, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, 2f माइनस 10 माइनस 6, 16 इंटू 20, 5, नीचे वाला इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2f माइनस 16 इक्वल्स टू 20, f माइनस 10, 5 से 20 कट जाएगा 4, 2f माइनस 16 इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 4f माइनस 40, f की टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, माइनस 40 प्लस 16 माइनस 2f इक्वल्स टू, माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, f इक्वल्स टू 12। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो हमारी आ गई है f इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रितु वर younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें हमें रितु की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो लेट जो भी चीज हमें निकालनी होती है उसको पहले सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी x ईयर्स। प्रेजेंट एज निकालनी थी हमें रितु की, तो हमने उसको सपोज कर लिया है कि वो x ईयर्स की है। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ रितु वर यंगर बाय 5 ईयर्स, अब उसकी इस समय जो उन्होंने रियल एज उसकी दे रखी है, वो कह रहे हैं कि वो 5 साल छोटी है, तो रियल यंगर मीन्स छोटा, तो x माइनस 5 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ हर एज, तो जो हमने उसकी रियल एज मानी है उसका स्क्वायर कर दीजिए, वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, 5 टाइम्स उसका प्रेजेंट एज में, और उसमें 11 मोर देन। इसको खोल, अब आपकी इक्वेशन बन गई है, इसको ओपन कर लेंगे स्क्वायर को, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 5x प्लस 11, सब टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, माइनस 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म सॉल्व कर लेंगे, माइनस 15x, 25 और 11 को सॉल्व कर लेंगे, प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 14 वन ज़ा 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 14 माइनस 1, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 14, दो ब्रैकेट बन गए आपके, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 14 और एक x की वैल्यू आ गई 1। अब दोनों वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में डाल के देखेंगे, x की वैल्यू अगर हम 1 डालते हैं यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये हमारी इक्वेशन में अगर आप डालेंगे तो 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4, कोई भी एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है। 5 साल अगर वो छोटी है तो माइनस 4 नहीं हो सकती है, तो हम उसकी एज 14 ईयर्स, दैट मीन्स रितु's एज इक्वल्स टू 14 ईयर्स इज योर आंसर। अब हम और वाला क्वेश्चन करेंगे, इसमें सॉल्व फॉर x, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
इक्वेशन नोट कर लेते हैं अपनी। आपको एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अपनी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसे कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आ गई आपकी 9, बी की वैल्यू आ गई -6p एंड सी की वैल्यू आ गई आपकी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाले रूल से निकालेंगे। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू डाल दीजिए -6p होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगी आपकी 36p स्क्वायर माइनस 9 4 36, 36p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए हैं 36q स्क्वायर। 36p स्क्वायर से 36p स्क्वायर कट गया, ये आपका आ गया 36q स्क्वायर। अब आपके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। -b की वैल्यू 6p प्लस माइनस d की वैल्यू डाल दीजिए 36q स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू आपकी 9। यहाँ से आपका आ गया प्लस हो गया 6p प्लस माइनस इसमें से आपका आ गया 6q अपॉन 2 9 18। 6 कॉमन ले लीजिए, p प्लस माइनस q अपॉन 18। ये कट गया, यानी कि आपकी x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस में एक माइनस में। p प्लस q अपॉन 3, p माइनस q अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 7th। Following is the distribution of a long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. इस क्वेश्चन में टेबल गिवन है आपको और आपको इसमें हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। डिस्टेंस 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, यहाँ पे मीन्स f गिवन है आपको। $40, $80, $62, $38 एंड 30। मीडियन निकालने के लिए हमेशा आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज 40 ऐसे लिखेंगे, फिर इनको ऐड करते रहते हैं हम लोग। 120, 182, 182 प्लस 38 इट्स 220, 220 प्लस 30 250, यानी कि आपकी n की वैल्यू आ गई है 250। n अपॉन 2 कर लेंगे इसमें हम। 250 अपॉन 2 125। मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब n अपॉन 2 की वैल्यू आपको पता चल गई 125,
125 को अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में देखेंगे, वाले कॉलम में देखेंगे। अब 125 या तो इसमें होना चाहिए या फिर उसके जस्ट बाद वाला नंबर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है, डेट मीन्स 182। ये आपका बन गया, इसके सामने वाला आपका बन गया एफ, जो हमें वैल्यू डालनी है इसमें, एफ की वैल्यू 62। अब एल की वैल्यू 62 वाली जो हमारी क्लास इंटरवल है, हमारी मीडियन क्लास हो गई, एल की वैल्यू हो गई हमारी 2 से 3 तक, एल की वैल्यू 2। सारी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते रहेंगे। एल की वैल्यू 2 हो गई हमारी, एफ की वैल्यू हो गई हमारी 62, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी 182 चूज करी थी, तो उसके जस्ट ऊपर वाली, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 120। एच होता है जो हमारा मीडियन क्लास आया है, एफ के सामने वाला 2 और 2 से लेकर 3 तक, इनके बीच का डिफरेंस। तो एच इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए अपने फॉर्मूले में। मीडियन इक्वल्स टू 2 प्लस n बाई 2 अभी हमने कैलकुलेट करा था 125, माइनस सी एफ मैंने अभी आपको टेबल में बताया है 120, अपॉन एफ हमारा आया है 62, और एच की वैल्यू आ गई हमारी 1। 2 प्लस, दोनों को माइनस करा, 5 अपॉन 62, एलसीएम ले लीजिए, 62 124 प्लस 5, तो ये आ गया हमारा 129 अपॉन 62। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर इज 2.08। क्वेश्चन नंबर 7th डन। I hope you understand. Now question number 8. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. अब हमें कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है हमारा, ये सर्कल बनाना है 4 सेंटीमीटर का, और उस पे 2 टेंजेंट्स बनानी है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए। मीन्स अगर आपका एक रफ डायग्राम हम देखें इसका, तो एक सर्कल अगर आपने बनाया है, तो इस पे जो 2 टेंजेंट्स आप बनाएंगे, ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। अब आपको ये पता है कि टेंजेंट्स जो हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। सर्कल का सेंटर हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब ये वाला अगर आप देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर आप इन सबको 3 को प्लस करके ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो ये आपका आएगा 120 डिग्री। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। पहले हम 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए आपकी। 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लीजिए। ये आपका आ गया है O, सेंटर मिल गया हमें इसका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चेक कर लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। एक लाइन बना लीजिए रेडियस, अब हम इस पे यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट करा था कि 120 डिग्री का एंगल, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट और
रेडियस में 90 डिग्री का एंगल होता है। दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं हम लोग। ये 60 डिग्री का हो गया आपका, और इसके आगे 120 डिग्री। ऐसे ही आर्क यहाँ पे लगा लीजिए आप 90 डिग्री का बनाने के लिए। यहाँ से आगे से दो कट। वन 120 डिग्री का एंगल बना लीजिए, इसको ओ से ज्वाइन कर दीजिए। और यहाँ पे भी अब आपको इस वाले रेडियस पे भी अपना 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसको अपनी तरफ कर लीजिए पेपर को, जिससे आपको बनाने में इजी हो जाए। यहाँ से भी 90 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। को ज्वाइन कर दीजिए। लाइक दिस। अब आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। दिस इज ओ, ये आपका आ गया है पी। अब आप देखेंगे ये जो आपका एंगल आएगा, अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये हमेशा यहाँ पे 60 डिग्री का आएगा। अगर ये आपने 120 डिग्री है यहाँ पे आपका, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आपका बी पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन नंबर 8 की कंस्ट्रक्शन करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज the runs scored by batsmen in one day cricket matches. Find the mean number of runs. इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। टेबल गिवन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल्स 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200। नंबर ऑफ बैट्समैन एफ गिवन है आपको 12, 20, 35, 30, 23। अब हमें इसमें मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारा समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। मीन्स पहले हमें एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं अपॉन 2, मीन्स इसका मिडल नंबर 20, देन 60, 100, 140, 180। एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 240, 1200, 3500, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 30 इंटू 140, 14 3 सा 4200, 23 इंटू 180, ये आपका आ गया 4140। इसको प्लस कर लीजिए, क्योंकि इसका समीशन चाहिए हमें। 0,
8231। एफ का भी समीशन कर लीजिए, इसका आएगा आपका 120। यहाँ वैल्यूज डाल दीजिए। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। 13280 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल, दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 110.66। ये आपका आ गया मीन। बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th इज 2 vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये आपका, हाइट एंड डिस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर 10th। 2 vertical poles of different heights मीन्स एक पोल आपका छोटा है, एक पोल बड़ा है, डिफरेंट हाइट के हैं दोनों अलग अलग। स्टैंडिंग 20 मीटर अवे, दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर का है। फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल from the foot of the second pole is 60 degree। foot of the second pole to the top of the first pole, पहले पोल के टॉप पे देख रहे हैं दूसरे पोल के फुट से, और इसका एंगल आपका बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, सेकेंड पोल के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल, फर्स्ट पोल के फुट से, ऐसे। और इसका एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। टेक √3 = 1.73। इन दोनों के बीच में, पोल के बीच में हाइट का कितना डिफरेंस है ये हमें निकालना है। तो इसको स्मॉल h मान लेते हैं, इसको कैपिटल H। नेमिंग कर दीजिए ट्राइंगल की। A B छोटा पोल हो गया और CD आपका बड़ा पोल हो गया। तो पहले एक एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल BCD, बड़े वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं हम लोग। इसमें आपका एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर पता है आपको और बेस पता है आपको। तो 1060 आपका लग गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1060 की वैल्यू होती है √3 h/20। यहाँ से आपका h निकल कर आ जाएगा 20√3। अब छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD 1030 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/20। बेस सेम है दोनों में 20। 1030 की वैल्यू आपकी हो गई 1/√3 = h/20। यहाँ से आपका स्मॉल h आ गया 20/√3। क्रॉस कर देंगे इसे। अब हमें तो डिफरेंस निकालना था दोनों पोल्स की हाइट के बीच में। डिफरेंस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H की वैल्यू डाल दीजिए 20√3 माइनस 20/√3। √3 LCM, ये आपका हो जाएगा 23 60 माइनस 20 40/√3। नीचे अगर हम √3 की वैल्यू डालते हैं तो पॉइंट में डिवाइड करना की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। 40√3/3
√3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73 अपॉन 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 69.20 अपॉन 3, डिवाइड करके आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9.06 मीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10th में हमें चॉइस गिवन है, और में क्वेश्चन गिवन है, तो और का क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या गिवन है हमें। और में भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन गिवन है। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग। इसमें भी दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक तो ग्राउंड में हमारा बॉय गिवन है 1.7 मीटर टॉल, और एक बिल्डिंग गिवन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसका मतलब है बिल्डिंग बड़ी है और बॉय छोटा है, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है हमारा बिल्डिंग के टॉप पे। डायग्राम बनाते हैं। और का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th और वाला क्वेश्चन है आपका। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल, और एक बिल्डिंग दे रखी है आपको। अब बिल्डिंग और बॉय के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है हमें 50 मीटर। अब बॉय की आई से एलिवेशन हो रहा है बिल्डिंग के टॉप पे। दिस इज, ये आपका एंगल बन रहा है, यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। 1.7 मीटर ये हो गई, तो यहाँ से भी आपका 1.7 मीटर हो गया। इसको हम h सपोज कर लेते हैं। हमें निकालना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। ये 50 मीटर है, तो ऊपर का भी 50 मीटर होगा। A B C D E, ऊपर वाले ट्रायंगल हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC ऐसे परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, तो 1060 इक्वल्स टू h अपॉन 50। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपॉन 50, क्रॉस मल्टीप्लाई, h की वैल्यू आ गई आपकी 50 √3। h निकाल लेंगे हम लोग। 50 √3 की वैल्यू गिवन है 1.73, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 86.50। h की वैल्यू आ गई 86.50 मीटर, लेकिन हमें पूरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी थी AD। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग AD इक्वल्स टू h प्लस 1.7। h की वैल्यू आपकी आई है 86.50 प्लस 1.7, तो ये आपकी प्लस करके आ जाएगी 88.2 मीटर। ये आपकी आ गई टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 11th। यहाँ से आपके 4 मार्क्स की क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल शेल गिवन है आपको, और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दोनों गिवन है। मीन्स
इसका मतलब है कि एक हॉलो शेल है। शेल मतलब आपकी एक जैसे रिंग हो गई। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है। इसको मेल्ट करा गया है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करा गया है और एक सिलेंडर की शेप दी गई है मेल्ट करने के बाद, जिसका रेडियस हमें पता है, डायमीटर गिवन कर रखा है तो उससे हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर था 14। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें इसकी हाइट निकालनी है और इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया भी हमें निकालना है। जब भी हम किसी भी चीज को मेल्ट करके, किसी भी शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ शेल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। शेल का आपका वॉल्यूम हो जाएगा जो कि स्फेयर शेप में है 4/3 पाई। शेल है तो दोनों का रेडियस माइनस हो जाएगा, r³ माइनस r³ इक्वल्स टू सिलेंडर का हो जाएगा पाई। इसका रेडियस हम r1 से डिनोट कर देते हैं h। पाई से पाई कैंसिल, आपका वैल्यूज डाल देंगे जो भी हमें वैल्यूज पता है। कैपिटल R मीन्स बाहर का एक्सटर्नल रेडियस 5³ माइनस 3³ इक्वल्स टू सिलेंडर का रेडियस भी हमें पता है 7 स्क्वायर। हाइट हमें नहीं पता है जो हमें निकालनी है। सॉल्व करेंगे। 5³ 125 माइनस 27 इक्वल्स टू 49h। 4/3 दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 98 इक्वल्स टू 49h। h की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 4/3 मल्टीप्लाई 98 और 49 हमारा नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो h इक्वल्स टू 8/3 आ गया आपका हाइट। हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी आ गई है 8/3 सेंटीमीटर। अभी इसमें हमें इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr h प्लस आर। वैल्यूज डाल देंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है हमारी इसमें 7। हाइट ऑफ ए सिलेंडर अभी हमने निकाला है 8/3 प्लस r की वैल्यू हमारी है 7। 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 44। अंदर आपने एलसीएम ले लिया 3 तो 8 प्लस 21 44 मल्टीप्लाई 29/3। 44 को 29 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1276/3। इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा आ गया 425.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary। सर्कल चैप्टर में से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th। चॉइस है इसमें आपकी, एक सर्कल है हमारा, एक्सटर्नल पॉइंट से इसमें 2 टेंजेंट्स आ रही हैं सर्कल पे। P पॉइंट से
इज द सेंटर। अब कह रहे हैं इसमें कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टू टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। सेंटर से टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइंस बन रही हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे और सेंटर पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, हमें ये शो करना है। टू प्रूव एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें शो करना है इसमें। अब इसको कैसे शो करेंगे? आपको पता है कि जो रेडियस आता है और टेंजेंट के बीच में हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे इस साइड पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। OAPB एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो 360 डिग्री के होते हैं। उनमें से दो आपको 90 डिग्री पता है, तो बाकी के दो आपको पता चल जाएंगे। तो इन क्वाड्रिलेटरल का नाम है AOBP। सारे एंगल्स को प्लस कर दीजिए। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल A आपको 90 डिग्री पता है, एंगल O नहीं पता, एंगल B भी 90 डिग्री पता है, एंगल P ऐसी रहने दीजिए इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके दूसरी साइड ले जाइए। एंगल O प्लस एंगल P इस साइड रह गया, 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही आपको इसमें शो करना था। एंगल O प्लस एंगल P सप्लीमेंट्री है, यानी कि 180 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 12 का और वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में चॉइस है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। डायग्राम ऑलरेडी गिवन है इसमें हमारा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ ये वाला एंगल आपका इक्वल है ट्वाइस ऑफ OPQ। ये वाला एंगल इससे इस वाले एंगल से आपका डबल है, ये आपको प्रूव करना है। डायग्राम ऑलरेडी गिवन था इसमें आपका। अब देखिए, कोई भी दो टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर आ रही हैं तो वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो TP और TQ इक्वल हो गई हैं। तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखेंगे TPQ वाला, तो जब दो साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये x है तो ये भी x है। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रूफ। ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल TPQ, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो x प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज है हमारा। 2x प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x यहाँ पे रख लीजिए, x की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। 180 PTQ को दूसरी साइड भेजा हमने माइनस में, तो x इक्वल्स टू 2 को भी नीचे भेज दीजिए। 180 अपॉन 2 90 बन गया, और ये बन गया PTQ अपॉन 2। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री के एंगल का होता है। ये मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि इनके बीच में, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो x प्लस OPQ
इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 90 माइनस एंगल OPQ। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x छोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड में जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल OPQ। 90 से 90 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल PTQ इक्वल्स टू, ये वाला 2 इधर भेज दीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। मिला लीजिए, देखिए यही हमें प्रूव करना था। एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। यहाँ से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on Earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of a 240-meter tower. एक गार्ड है। क्वेश्चन नंबर 13। एक गार्ड है जो हमारा 240 मीटर की ऊंचाई के टावर पे खड़ा है हमारा। ऑब्जर्व्ड एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। उसने देखा वहां से टावर के ऊपर से कि एक बोट टावर की तरफ आ रही है। अ क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स और स्लोप्स। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्लिनोमीटर और इंक्लिनोमीटर जो एंगल्स को मेजर करते हैं। द गार्ड यूज द क्लिनोमीटर to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. उसने देखा वहां से जो बोट उसकी तरफ आ रही है टावर की तरफ, वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन के, आपके 13th क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर बन गई है। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टार। और आपको बोट का और टार के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं। A B D। यहाँ से आपने इसको हम x की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, 10 लग जाएगा आपका। टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 240 अपॉन x। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू 240 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई आपकी 240√3। यही हमें पहले निकालना था। आपका बोट और टावर के फुट के बीच में डिस्टेंस कितना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सेकेंड पार्ट। आफ्टर 10 minutes the guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from the tower is reduced by 240√3 - 1। 10 मिनट के बाद गार्ड ने देखा कि बोट टावर की तरफ आ रही है और उसका डिस्टेंस 240√3 - 1 कम हो गया है। A B C D। He immediately raised the alarm। उसने एकदम अलार्म बजाया। What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower।
तो जब बोर्ड टार की तरफ थोड़ा और आ गई तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा हमें ये बताना है, हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा ACD, इसके लिए हमें थीटा फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हमारे पास हाइट तो है लेकिन इसकी बेस नहीं है हमारे पास, तो हम पहले बेस निकालेंगे इसका CD। तो CD निकालने के लिए पूरे BD में से ये BC माइनस कर देंगे, BD माइनस BC। BD हमने x माना हुआ था और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी फर्स्ट पार्ट में 240√3 माइनस BC की वैल्यू डाल दीजिए 240√3 माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए 240√3 माइनस 240√3 माइनस माइनस प्लस 240, ये आपका कट गया। आपका बेस ये वाली वैल्यू जो आ गई है 240। अब हम फिर से इन ट्राइंगल ACD लेंगे, ACD tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 240 अपॉन 240, ये कट गया 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1 कब होती है tan थीटा की वैल्यू 1045 पे, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड पार्ट आंसर, ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, केस स्टडी 2। Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. These are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms, and shoulders, support required from other muscles helps in toning up the whole body. Next question आपका ये AP पे है, लास्ट वाला क्वेश्चन। नितेश वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। नितेश को पुशअप चैलेंज में पार्ट लेना है। ही कैन करंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 3000 पुशअप्स करता है। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर, फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। 3900 का टारगेट उसे पूरा करना है 1 घंटे में, जिसके लिए वो रोज प्रैक्टिस करता है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। हर रोज वो 5 पुशअप हर घंटे में इंक्रीज कर देता है। जैसे पहले दिन अगर वो 3000 करता था तो दूसरे दिन करेगा 3005 एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इफ ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस ही मेक्स 3000 पुशअप्स, अगर पहले दिन वो 3000 कर रहा है, and continues to practice regularly till his target is achieved, और regularly practice कर रहा है वो। Keeping the above situation in mind, answer the following question. First part, question number 14. First part. Form an AP representing the number of push-ups per day and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished. अब हमें सबसे पहले AP फॉर्म करनी है। तो फर्स्ट डे उसने करा था 3000, दूसरे दिन उसने करा 3005, फिर 5 इंक्रीज करता रहा वो, और इस तरीके से उसको अपना अचीव करना है 3900 का गोल। तो ये तो हमने इसकी AP बना ली है। A की वैल्यू इसमें आपकी हो गई 3000, और अगर आप D निकालेंगे इसमें से तो वो आपका आ जाएगा 5।
अब AP के बाद उसने ये भी कहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब है हमें इसमें n फाइंड आउट करना है। तो n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला डालेंगे, a प्लस n-1d। an लास्ट वाली टर्म हमारी 3900 इक्वल्स टू a 3000 प्लस n हमें पता नहीं, d पता है 5। ये माइनस कर दीजिए, 3000 इक्वल्स टू 5 n-1, 900 इक्वल्स टू 5 n-1, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 900 अपॉन 5 इक्वल्स टू n-1, 5 से ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 180। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 180 प्लस 1 इक्वल्स टू 181। अब ये हमारी आ गई n की वैल्यू 181। इसमें पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश्ड। जब उसका गोल पूरा हो जाएगा, 181 डेज में वो 3900 पुशअप्स करने लगेगा। लेकिन इसमें पूछा है कि उतने दिन से एक दिन पहले तक उसका गोल बताना है हमें। तो 181 से पहले दिन का हमें बताना है, यानी कि हमें निकालना था n-1। 181 माइनस 1, एक दिन पहले तक उसने कितनी मेहनत करी है वो हमें बताना है। तो एक दिन 180 डेज तक उसने मेहनत करी है और 181 डेज वाले दिन उसका गोल पूरा हो गया है। इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स फॉर्म्ड बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स निकालने हैं। इसका मतलब है हमें SN की वैल्यू निकालनी है। SN की वैल्यू होती है n/2 a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म। n आया है हमारा 181, a की वैल्यू 3000 प्लस l है हमारा 3900। 181 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस कर लीजिए 6900। ये आपका कैंसिल हो गया, 3450। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 181 और 3450 को। आपका आंसर आ गया 624450। ये आपके आ गए टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म्ड बाय नितेश। इतने पुशअप्स उसने टोटल पुशअप्स करे थे अपने गोल अचीव करने के लिए। आई होप ये पेपर आपको सारे क्वेश्चंस इसके समझ आ गए होंगे।